गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है आपका सरस्वती विद्यानंदन कॉलेज के भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 12 के भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जो कि हमारी दूसरी पुस्तक है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भाषाई संगठन के बारे में। यानी देश में, हमारे भारत देश में विभिन्न भाषाएं एक साथ हैं। उन भाषाओं का हम अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी भाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक संगठन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत बहुत सारे धार्मिक समुदायों वाला देश है। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय निवास करते हैं और इन धार्मिक समुदायों में धर्म की अभिव्यक्ति उनके दैनिक गतिविधियों से, दैनिक क्रियाकलापों से, इन समुदायों के माध्यम से हमें अभिलक्षित होती है। उसको हम देख करके धार्मिक समुदायों की गतिविधियों के और दैनिक क्रियाकलापों के माध्यम से देख करके आसानी से कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि धर्म जो है, धर्म हमारे राजनीतिक जीवन को और हमारे सामुदायिक जीवन दोनों को ही प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि धर्म लोगों के पारिवारिक तथा सामुदायिक जीवन से परिलक्षित होते हैं, जिनको हम देख करके महसूस कर सकते हैं उनके जीवन के गतिविधियों के माध्यम से। आप जानते हैं हमारे देश में समुदायों का, यानी धार्मिक समुदाय हैं हमारे देश में, उनका जो वितरण है वह समान है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। स्पेशली हम बात करें तो प्रमुख धर्म हमारे हैं। जैसे हम बात करते हैं भारत में धार्मिक संगठन एक प्रारूप देखने को मिलेगा, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। मुस्लिम के दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। कुछ प्रमुख धर्मों के लोग हमारे निवास करते हैं भारत में, जिनके बारे में यहाँ पर आकर हमने डिस्कशन दिया है। प्रमुखतः से बात करते हैं भारत में प्रमुखतः हिंदू धर्म के लोगों का निवास है। और ये भी जो हम धर्मों के वितरण की बात कर रहे हैं, ये भी एक समान नहीं है। कहीं पर हम बात करेंगे तो हिंदू धर्म के मानने वाले समुदायों का या लोगों का एक प्रभुत्व है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यानी एक स्थान पर हिंदू धर्म के अनुयायी ज़्यादा मिलेंगे, तो दूसरे स्थान पर हम बात कर सकते हैं कुछ मुस्लिम धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो प्रमुखतः हम बात करेंगे जो हिंदू धर्म के अनुयायी मिलते हैं हमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ज़्यादा मिलेंगे। हम बात कर सकते हैं हिमाचल में, बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्पेशली हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार हम मुस्लिम धर्म की बात कर सकते हैं तो तेलंगाना की बात ज़्यादा करेंगे। तेलंगाना या केरला, या बात करेंगे गुजरात। प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग का निवास स्थान है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग वहाँ पर निवास करते हैं। अब हम बात कर सकते हैं तो भारत में धर्मों के मानने वालों का प्रतिशत है उनके बारे में। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लगभग पूरे भारत में लगभग 79% पूरे भारत में हिंदू निवास करते हैं। और हम बात कर सकते हैं मुस्लिम की, तो लगभग आता है हमारा 14%। लगभग 14% मुस्लिम धर्म, हमारे मुस्लिम धर्म को मानने वाले अनुयायी भारत देश में निवास करते हैं। इस प्रकार हम बात कर सकते हैं सिख धर्म की, पूरे भारत में ऑल ओवर जनसंख्या का 2% है। और हम ईसाई धर्म की बात करेंगे, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग लगभग पूरी जो ऑल ओवर पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया, उसका 1% यानी 1% ईसाई धर्म के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। और उसी की हम बात कर सकते हैं लगभग जैन धर्म के लोग लगभग 0.5% हैं। और इसी प्रकार हम बात करते हैं लगभग जो बौद्ध धर्म के हैं 0.7 लगभग। भारत
देश में निवास करने वाले धर्मों के अनुयायियों का ये आंकड़ा है। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं, आगे हमारा टॉपिक आता है धर्म और भूदृश्य। धर्म और भूदृश्य, भूदृश्य की हम बात कर सकते हैं भूमिगत दृश्य, यानी भूमिगत दृश्य के माध्यम से भारत में धर्म के किस प्रकार से लक्षण प्रतीत होते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि हमारी भूमि पर धर्म के जो प्रदर्शित चिन्ह होते हैं उनके माध्यम से हम आसानी से भूदृश्य के बारे में पता लगा लेते हैं या जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस भूदृश्य पर किस धर्म के अनुयायियों का जमावड़ा है या धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो इसमें कुछ भूदृश्य में आता है, ऐसे हम बात कर सकते हैं मस्जिद की हम बात कर लें, मस्जिद, हम बात कर सकते हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के माध्यम से जो एक भूदृश्य धार्मिक भूदृश्य को इंगित करता है। कब्रिस्तान की बात कर लें, मस्जिद की बात कर लीजिए या मंदिर की बात कर लीजिए, या फिर हम बात कर सकते हैं शमशान की बात कर लीजिए या गुरुद्वारे की बात कर लीजिए। ये कुछ हमारे धार्मिक उद्देश्य हैं जो धर्म को परिलक्षित करते हैं, धर्म को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं आगे श्रमजीवी संगठन, श्रमजीवी संगठन। आप जानते हैं किसी भी देश में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपने रोजगार चलाता है, अपनी जीविका को चलाता है, तो वो श्रमजीवी संगठन के अंदर आता है। और भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रमिक हैं, उनका एक सभी वर्गों का समूह एक श्रमजीवी संगठन के अंदर क्या है। तो जितने श्रमिक हैं उनको हमने उनके, तो आप जानते हैं कोई भी श्रमिक कोई ना कोई रोजगार अवश्य करता है, वही श्रमजीवी संगठन के अंदर आता है। तो कारण हम बात कर सकते हैं श्रमिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो भारतीय श्रमिक हैं उनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है कार्य वर्ग के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक। दूसरा होता है सीमांत श्रमिक, इसे हम बात करते हैं अश्रमिक। इनको कार्य वर्ग के आधार पर हमने 3 वर्गों में डिवाइड किया है श्रमिक संगठन को। जैसे हमने पहले बात की मुख्य श्रमिक की, और हमने बात की सीमांत श्रमिक की, और जैसे हमने बात की अश्रमिक की। अब हम बात करेंगे कि मुख्य श्रमिक क्या होता है। देखिए, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो पूरे वर्ष में लगभग कम से कम 183 दिन काम करता है। 183 दिन में कोई न कोई या इससे कम लगभग अगर श्रम करता है तो उसको हम मुख्य श्रमिक की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। या लगभग 6 महीने की हम बात करते हैं, 6 महीने श्रम करता है, 83 दिन, 183 दिन या 6 महीने लगभग, यानी मुख्य श्रमिक की श्रेणी आने के लिए लगभग 6 माह कार्य करना बहुत जरूरी होता है। लगभग 6 माह कार्य करने के बाद वो व्यक्ति मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आता है। उसकी हम बात करते हैं सीमांत श्रमिक की। तो सीमांत श्रमिक क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। सीमांत श्रमिक वह होता है जो पूरे वर्ष में लगभग 183 दिन या उससे कम 83 दिन से कम कार्य करता है। 83 दिन से कम पूरे वर्ष में कार्य करता है तो उसको हम सीमांत श्रमिक की श्रेणी में रखते हैं। मुख्य श्रमिक की हमने बात की, सीमांत श्रमिक की हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं अश्रमिक की। तो अश्रमिक के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं जो कोई भी कभी कभार कार्य करने वाले व्यक्तियों को या वर्ष में 1-2 दिन या 2-4 दिन कार्य करने वाले व्यक्तियों को हम अश्रमिक की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमारे श्रमजीवी संगठन की बात बनेगी भारत के। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी ये आया था इसमें ये 183 दिन, 183 दिन, ये 183 दिन पूरा है या उससे अधिक की बात करेंगे। ये 183 दिन से कम है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार।
अब हम बात करेंगे व्यावसायिक संगठन की। लेक्चर हमारा है व्यावसायिक संगठन। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने केवल श्रमिकों की बात की थी। श्रमिक चाहे वो कृषि मजदूर हो सकता है, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में कार्य करने वाला हो सकता है, चाहे वो किसी भी मिडिल या मध्यम वर्ग के उद्योग में लगा हुआ कर्मचारी, मध्यम वर्ग में लगा हुआ, मध्यम वर्ग के उद्योग में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति उस श्रमिक ही कहलाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे उनके व्यवसाय के आधार पर वो कार्य क्या करते हैं, उसके आधार पर हम बात करेंगे, यानी व्यवसायिक संगठन। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक संगठन बताए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या को विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ वर्ग हैं, यानी व्यवसाय के आधार पर पूरे वर्ग बना दिए गए हैं 2011 के अनुसार, इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या बनाया गया है, व्यवसायिक वर्ग यानी कृषक। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबसे अधिक लोग भारत में कृषि है कृषक हैं, जो अपना जीविकोपार्जन या अपना रोजगार कृषि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं वर्ग की कृषक की। दूसरा है कृषि मजदूर, जिनके व्यवसाय के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आगे है नंबर 4 हम बात कर रहे हैं घरेलू औद्योगिक मजदूर श्रमिक। घरेलू औद्योगिक श्रमिक व्यवसाय के आधार पर है, यानी कृषि में कैसे कृषि करने में लगे हैं, तो उनको कृषक का। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जीविकोपार्जन या अपना व्यवसाय है वो कृषि में मजदूरी के माध्यम से अपना उनका व्यवसाय कृषि में मजदूरी करना होता है, कृषि में सहयोग प्रदान करना होता है, तो उनका जो व्यवसाय कृषि मजदूरी के अंतर्गत आएगा। आगे हम बात कर रहे हैं घरेलू उद्योग श्रमिक, यानी जो अपना व्यवसाय के रूप में छोटे घरेलू उद्योग चलाते हैं। और हम बात करें नंबर 4 की अन्य श्रमिकों में। अन्य श्रमिकों में इन सबको छोड़ करके बाकी श्रमिक जो किसी बड़ी कंपनी में, नामचीन कंपनी में अपना व्यवसाय करते हैं, श्रमिक कार्य करते हैं श्रमिक के रूप में, वो उसके अंतर्गत हमने सम्मिलित किए हैं। तो इन व्यवसाय के आधार पर हमने व्यवसायिक संगठन की हमने बात की, कृषि मजदूर घरेलू उद्योग संगठन किया था। तो इस टॉपिक के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक स्क्रीनशॉट या पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा, इसको आंसर आपको खुद करने होंगे। पहले इस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा, बुक्स की हेल्प लीजिएगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। तब तक करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर भेजा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही कम हो गई है। उससे पहले हम देख रहे थे कि काफ़ी हद तक आप लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब बहुत ही कम परसेंट में लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ में, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।